मित्रों, निज़ा निज़ाम प्रेस में आया। हाय मोस्ट वेलकम निज़ा, अखिल ने गर्मजोशी से बगलगीर होते हुए कहा। अखिल दराज कद और मुतनासिब जिस्म का काफ़ी खुश शक्ल जवान था। वो 20 साल के लगभग था, निज़ा से 2 साल बड़ा। उसने निज़ा के रखसारों के मुंह भर कर बोसे लिए। निज़ाम प्रेस की कच्ची इमारत बहुत खस्ता थी। निज़ा ने जायज़ा लिया। बड़ा नाम है निज़ाम प्रेस का, और इमारत तो जैसे अब गिरी की अब गिरी। निज़ा तासुब से बोला। अखिल निज़ा का हाथ पकड़े इमारत की तरफ बढ़ता हुआ बोला, 1857 की जंग आज़ादी निज़ाम हार गए थे तो नेताजी के हमरा शिमला आ गए, तो ये जगह उन्होंने दे दी। जगह बहुत है, हमने खोले बना लिए और छापा खाना खोल लिया, तो इमारत 2 सदियां पुरानी है। साल के साल मिट्टी से लेप देते हैं और मेजर जितन को दरख्वास्त भेज देते हैं। वो पड़े बिना रद्दी में बेच देते हैं। फिर आके रद्दी हमारे पास आती है, हम घोल कर फिर कागज़ बना लेते हैं। निज़ा हंसा। दरख्वास्त में क्या लिखते हो? यही कि इमारत पक्की करवा दें। मगर मुकेश दादा के नाज उठाते उठाते उनका दिन और रात गुजर जाती और दरख्वास्त पढ़ने का समा नहीं मिलता। निज़ा फिर हंस पड़ा। अखिल माशाल्लाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या मैरिड हो? निर्मल की साली बैठी है, उस बलोचन को लेता कोई नहीं तो नारायण डैड ने मुझे मार दी। मैं उससे कभी निकाह नहीं करने वाला। निर्मल मुझे मारता है आकर। मैं डची से शादी करूँगा। हैं, ये डची कौन है? निज़ा हैरान हुआ। स्वीडन की एम्बेसी में सफ़ीर है। इतनी मॉडर्न है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मॉम श्रीमती महिला जी उसके सारे फैशन कॉपी करती हैं। हाय, मेरी मॉम डची को कॉपी करती हैं? तुम मेरी मॉम को जानते हो? निज़ा ने हैरत से आंखें फैलाई। निज़ा, ना कर, कसम से मैं सारी हैरत पी जाऊंगा। अखिल एकदम हौल कर बोला तो कमरा निज़ा की हंसी से गूंज उठा। हाँ, वो मोहतात हो गया था। तो अखिल हंस पड़ा। अखिल, बिलबोर्ड से मेरी पिक्चर हटा दो प्लीज़। नारायण अंकल इस पर मुझे कई बार मार चुके हैं। निज़ा ने उसके गले लगते हुए कहा, पिक्चर की वजह से नहीं मारते, रोज़ मैरी की वजह से मारते हैं। तो निज़ा झटके से अलग हो गया। मैं तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ, निज़ा ने कहा। वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, निज़ा स्वीट हार्ट, मुझ में और योवी में कोई फ़र्क नहीं कि वो कसर में रहते हैं और मैं इस बोसीदा इमारत में। वो अपने डैड की थाई पर बैठा हो तो दूसरी थाई पर मैं बैठ जाऊँ या निर्मल बैठ जाए, तो तुम कभी जज ना कर पाओगे कि उनका सगा बेटा कौन सा है। और किशन बंसी इंडिया में दहशत का दूसरा नाम समझा जाता है। उनकी बाहों में इस अथरे अखिल ने बड़े करार पाए हैं। तुम रोज़ मैरी से मिलना छोड़ दो, वो बागी है। कमाल उसके कष्ट हैं, उसे जो छुएगा उसे भी तवील कष्ट भोगना पड़ेगा। वो कोरैस पर पहले भी 2 बार आ चुकी है, उससे दूर रहो। पालनदार ने भी उसके वजूद को लेने से इनकार किया था। निज़ा अखिल की बातों से लरज़ गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने पूछा। छोड़ो इस बात को, तुम ज्वाला से शादी कर लो। उसका स्वयंवर हुआ था, उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया, निर्मल को भी रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें तो वो खुद अपना रही है। निज़ा उठ खड़ा हुआ। मैं चलूँगा, तुम पिक्चर हटा देना। फ़िलहाल तो मैं हटाने वाला नहीं। प्रिंस को कुछ माँ और जलाऊँगा। उन्हें भी अपने हुस्न पर बहुत नाज है। मुझे डेली फ़ोन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, मिलने आए और रिक्वेस्ट की कि पिक्चर हटा लूँ। मैं ना माना। वो फिर आने का कह गए हैं, गिफ्ट भी भेजे, बट मैं जल्दी नहीं मानने वाला। निज़ा के कुछ मुस्कान आई। निज़ा अपनी बायोग्राफी रोज़ थोड़ी थोड़ी मैरी को सुना रहा था कि मैरी को फान से काल हुई। दोनों की बॉर्डर पर बड़ी झड़प हुई और वो चली गई। तो मित्रों, निज़ा को पहली बार लगा वो पूरे हिंदुस्तान में अकेला है। वतन और की मार पीट के बावजूद उसने बड़ी मुश्किलों से दिन गिन गिन कर गुजारे कि मैरी आ गई। रोज़ पल पल काटा, दिन घिट घिट नापी रात। वो मैरी के बेहद करीब जाकर जैसे बिलख पड़ा। वो घबरा कर चंद कदम पीछे हट गई। निज़ा, फासला रखो, तुम्हारी गर्म सांसें मुझ तक पहुंचती हैं। मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, मैं रोना चाहता हूँ। वो बोला। मनूस, मेरे कंधे से लग के रोगे क्या? रोना आ रहा है तो दीवार पे सर रख लो, मैरी घबराहट से बोली। तो निज़ा ने दीवार से सर लगाया, जिस्म लगाया और रो पड़ा। मैरी हैरत से उसे देखती थी। रो रो कर निज़ा का गुबार निकल गया। उसने मैरी को देखा और बड़ा नर्वस हुआ और भाग गया। मैरी उसके तैयारे को जाते देखती रही, फिर तवील सांस लेकर मुड़ी। दोनों खाने की मेज़ पर बैठे थे। मैरी ने नाखुन से उसकी पलकों को छुआ। निज़ा, तुम्हारी लैशेस आर्टिफिशियल है ना? ओरिजिनल है। उसकी पलकें इतनी लंबी और घनी थी कि गाल पर साया पड़ता और आगे से नोकें तराशी हुई थी। ब्यूटिशियन कैंची से नोकें तराश देते। मैरी ने चुटकी से पकड़ कर खींची तो निज़ा ने चीख मारी, तो मैरी ने हैरत से छोड़ दी। हैरत है, आर्टिफिशियल लगती है, इतनी लंबी और घनी लैशेस मैंने कभी देखी नहीं। कैसी हो तुम? निज़ा ने बात घुमाई। पल पल काटा, दिन गिट गिट नापी रात। वो निगाह जमा कर बोली। तो निज़ा ने शर्म से मेन्यू कार्ड चेहरे के आगे रख लिया। मुंह से निकल गया था, तुमने मेरा मजाक बना लिया। वो धीमेपन से बोला। तो मैरी ने हंसते हुए कार्ड मुंह से खींच लिया। माशाल्लाह, वो मुस्कुरा कर बोली।
مینیو دیکھو مجھے بھوک لگی ہے۔ نزا نے حیا سے مینیو کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ روز میں آج گھر نہیں جاؤں گا، تمہارے روم میں رات رہ جاؤں۔ نزا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ رہ جاؤ، میری روانی سے بولی۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نزا جھجک کر بولا۔ ڈیئر نزا، میں جوان ہوں، کنیا ہوں، برترنے والا نہیں ہوں کہ کوئی مجھے نگل جائے۔ تم بلا جھجک میرے روم میں رہ سکتے ہو۔ سنگل بیڈ ہے، ڈبل ہوتا تو ساتھ لیٹ جاتے۔ روم تنگ ہے، ڈبل آ نہیں سکتا۔ صوفہ ہے، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گی، تم بیڈ پر سو جانا۔ نزا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا روز، میرا مطلب کہ کوئی بات نہ پھیلائے۔ تمہیں بدنام ہونے کا خطرہ تو نہیں ہوگا؟ میری نے اسے دیکھا اور ناخن سے اس کے ماتھے کے بالوں کو چھیڑا اور بولی۔ نزا، جب تم بدنامی سے نہیں ڈرتے، بلا جھجک مجھ سے ملنے آ جاتے ہو تو مجھے ڈر کیسا؟ بدنامی یا نیک نامی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جیتی رہو، میں آزاد خیال لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ میری ہنس پڑی۔ مکھیا جی خود بہت آزاد خیال ہیں۔ تو نزا بھی ہنس پڑا اور بولا۔ بہرحال باپو جی کی طرح ماڈرن خیالی میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو میری بھی ہنس پڑی۔ دونوں پیدل ہی آئے تھے۔ اب نزا CIA کے ہیڈ کوارٹر میں ہیلی کاپٹر اتارتا اور دونوں پیدل ہی ریسٹورنٹ جاتے اور واک کرتے واپس آتے۔ نزا 12 بجے وہاں سے پلٹتا تھا اور یہ اس کی روٹین بن گئی تھی۔ روم میں آئے تو میری نے نیا کمبل اسے صوفے پر ڈال دیا۔ نزا نے صوفہ گھسیٹ کر بیڈ کے ساتھ لگایا۔ پیچھے کرو، میری غصہ ہوئی۔ میں سوتے میں گر جاؤں گا، وہ معصومیت سے بولا۔ اگر تم کروٹ بدل کر بیڈ پر آ گئے تو وہ کچھ تذبذب سے بولی۔ شٹ! نزا غصے سے اٹھا، صوفہ گھسیٹ کر واپس رکھا اور باہر نکل گیا۔ رکو نزا، میری دوڑ کر گئی۔ میں رات ضرور رہوں گا، بٹ جب تم مجھ پر اعتبار کرو گی۔ نزا چلا گیا اور میری نے متروں رات وہیں آسمان تلے پھرتے گزار دی۔ وہ اتنی غمگین ہو گئی تھی۔ صبح فجر پڑھ کر وہ مسواک لینے جا رہی تھی کہ اسے رونا آ گیا کہ وہ گھر سے نکلتی تو نزا کی کال آتی اور واپس ہیڈ کوارٹر پلٹنے تک دونوں باتوں میں لگے رہتے۔ نزا کی کال آ گئی۔ کیسی ہو؟ جا رہی ہو مسواک لینے؟ ہاں جا رہی ہوں اور میں بند کروں گی۔ میری نے خود کو سنبھالا۔ رو رہی ہو؟ نزا کے لہجے میں بے قراری آ گئی۔ نزا، مجھے خود کو سنبھالنے کا موقع دو۔ میں نے اکیلے زندگی گزاری اور بہت تنہائی پسند ہو گئی ہوں۔ تم آزاد خیال ہی نہیں بلکہ بہت بولڈ بھی ہو، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ چلنے اور میل جول کے لیے پہلے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ مجھے وقت دو۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ نزا نے کال ڈراپ کر دی۔ دونوں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ دن کیسے گزرا؟ نزا نے پوچھا۔ ڈیوٹی کے بعد سارا ٹائم کیاریوں میں گزرا، میری نے بتایا۔ متروں، میری نے ہیڈ کوارٹر کے پچھواڑے میں وسیع جگہ پر سبزیاں لگائی ہوئی تھیں جو کچن میں بجٹ ہموار رکھتی تھی۔ میری کا مہینے کا سودا ہنومان گڑھ سے آتا تھا، وہ اناج CIA کے کچن میں دے دیتی اور ماہ بھر کی سبزیاں خود اگا لیتی۔ کشن گوشت بھیجتا، وہ 2 دن پکتا رہتا، پھر سبزیاں ختم ہوتی تو صرف دال۔ ہاں، میری کشن کا بھیجا فروٹ اپنی فریج میں سٹور کر لیتی تھی۔ ہیڈ کوارٹر میں عملہ 100 کے قریب تھا اور میری CIA ہیڈ کوارٹر کی سربراہ تھی اور طاؤس اس کا نائب تھا۔ وہ فارن جاتی تو وہ ہیڈ کوارٹر سنبھالتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور میری مشن پر چلی گئی۔ پلٹی تو نزا سے ملنے آئی۔ نزا اسے اچانک ہیڈ کوارٹر میں دیکھ کر چکرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گفٹ بیگ تھا۔ روز، تم یہ میرے لیے کیا لائی ہو؟ نزا نے بے قراری سے گفٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا تو میری کا منہ بن گیا۔ گفٹ کھولا تو اس میں کانٹیکٹ لینزز تھے۔ نزا چیخ مار کر دڑام ہو گیا۔ سحری، مرو، ادھر آؤ، میری نے زور سے بلایا تو سحرین دوڑتے آئے۔ کنجر کہیں کے، سنبھالتے کیوں نہیں اسے؟ ڈسیبل کی نسل ہو، اپنا جھوٹا اسے کھلاتے رہتے ہیں تو یہ بھی ڈسیبل ہوتا جا رہا ہے۔ میری نے بالوں سے گھسیٹ کر منہ پر چانٹے مارے اور زور سے زمین پر مارا۔ وہ چیخیں دبائے نزا کو اٹھاتے ہیں۔ نزا، ہوش میں آؤ، کیا ہوا تمہیں؟ میری نے آوازیں دیں۔ نزا سنبھل گیا مگر آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ میں چیخیں ماروں گا، وہ بدحواس بولا تو میری غصے سے اسے لات جڑ گئی اور اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ نزا نے سچ مچ چیخیں ماری کہ سحرین نے منہ پر ہاتھ جما لیا۔ نزا روم میں گیا تو وہ لیٹی ہوئی تھی۔ نزا نے اس کے تسمے کھول کر جوتے اتار دیے اور گفٹ سنبھال کر رکھا اور چائے بنوا لایا۔ میری پینے لگی۔ چائے دانی بھری تھی۔ بہت تھکی لگ رہی ہو؟ کوریا گئی تھی، کئی ایجنسیاں پیچھے لگ گئیں، بڑی سٹرگل کرنا پڑی۔ پہلو اور تھائی کافی انجرڈ ہو گئی تھی بٹ اب کافی بہتر ہو۔ بڑی قتل و غارت کی تو من بوجھل ہو گیا ہے۔ رہ رہ کے خیال آتا کہ بلاس نے بھی اسی طرح بڑی سٹرگل کی تھی، وہ تھکن سے بتا رہی تھی۔ نزا صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ سکن بہت خراب ہو گئی اور لباس بھی بہت میلا ہے، وہ دکھ سے بولا۔ ایک دن منہ پر پانی نہیں ڈالا، ماہ ہو گیا ہے، لباس بھی نہیں بدلی کیا۔ کوریا میں بڑی گرمی تھی، بدن سارا پگھل جاتا اور پانی بھی کم تھا۔ روزے رکھتی رہی ہوں۔ نزا کے آنسو نکل پڑے۔ تھینکس، میرے لیے لینز لائی ہو، یہ منفرد ہیں، پہلے میں نے دیکھے نہیں۔ اس نے کھول کر دیکھے تو میری نے آئینہ اٹھا کر پکڑ کر اس کے سامنے کیا تو نزا نے پرانے لینزز اتار کر یہ نئے لگا لیے تو اکا بکا رہ گیا۔ بلیو اچھی تھے، ایسے لگتا آگ لگی ہو اور نیلے شعلے درمیان میں ہوں۔ تمہاری لیشز لمبی ہیں تو یہ بہت سوٹ کریں گے اور واقعی میں
बस माशाल्लाह, मैरी ने भी भराई हुई आवाज़ में कहा। मैं मॉम के सामने ग्लासेस लगा के जाऊंगा, बेख्तियार निज़ा ने कहा। तो मैरी मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी, कोरियन रॉयल फैमिली से ऑर्डर पर डिज़ाइन किए गए, बट फिर परचेज ना हुए तो डियर रोज़ महंगे थे, परचेज कैसे होते। निज़ा ने बेख्तियार कहा कि लेंसेज अपनी मालियत खुद बता रहे थे, तुम्हारी लैशेज़ के मुकाबले में तो खाक भी नहीं। खैर बेफिक्र रहो मुखिया जी, अब कॉपी करके ऑर्डर पर तो बनवा सकते हैं, परचेज नहीं कर सकेंगे। मंजर बदला, बिलबोर्ड पर निज़ा की ब्लू आर्ची लेंसेज के साथ पिक्चर लगी थी और हिंदुस्तान भर में धूम मच गई कि निज़ा ने ब्लू आर्ची लेंसेज मुतारफ करवाए हैं। अखिल तुम बाज नहीं आओगे, निज़ा ने फ़ोन करके नाराज़गी का इजहार किया। तुम आ रहे हो या मैं खुद आऊँ? मेरा मन पिक्चर देख देकर डप्पो डोले खा रहा है, अखिल लगावट से बोला। यहाँ की नमाज के बाद निज़ा निकलता कि वतन नारायण बेटी के हमरा सिक्योरिटी लेकर आ गए और वो महाभारत हुई कि अल्लाह की पनाह। उन्होंने निज़ा को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। निज़ा बेहोश हो गया। ज्वाला ने बेदर्दी से उसकी आंखों के अंदर से लेंसेज चूस लिए और चबा चबा कर खा गई। निज़ा का बाजू टूट गया था। नायाब आखिरी दम तक जिस्म के नीचे देकर खुद भी कोड़े खा खा कर लहूलुहान हो गए। उज्जवल पहुंचा और वतन नारायण से बहुत जबान चलाई। वतन नारायण ने उससे भी मारा, मगर उज्जवल ने ज्वाला को अच्छा खासा पीट डाला और वतन नारायण को धमकी दी कि वो निज़ा को जहर देकर मार देगा। तो वो चले गए। उज्जवल हॉस्पिटल ले गया, जबकि सहरीन नायाब को हॉस्पिटल ले गए। निज़ा को प्लस्तर चढ़ा था कि प्रिंस मिलने आए। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। निज़ा उनकी पर्सनैलिटी देखकर मुतासर हुए बगैर ना रह सका। वो तारफ़ करवा कर हाय कहते वो गाजर का हलवा पैक करवा के लाए थे। उन्होंने साथ टेबल पर रखा और खड़े हो गए। आप बैठ जाएं, निज़ा नकाहत से बोला। तो वो कुर्सी पर बैठ गए। निज़ा लेटा था, उठने लगा कि ज़ोरदार करार निकल गई। तो प्रिंस ने बेख्तियार बढ़कर बाहों में सहार लिया और टेक लगाकर बैठने में मदद दी। वो निज़ा को बिठाते बिठाते खुद साथ बैठ गए और निज़ा की कमर से बाजू निकालना चाहते थे कि निज़ा ने एक बाजू से उनका कंधा पकड़ लिया और सांस दुरुस्त करने लगा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। बिस्मिल्लाह करो, प्रिंस के मुंह से बेकरारी से निकला। निज़ा ने उनके साथ सर लगा दिया तो वो बेख्तियार बाहों में घेर लेती हैं। अल्लाह आपको कुछ ना करे निज़ा जी, आप जवानियाँ जी के जिए। वो भरी आंखों से उसे सहलाने लगे थे। निज़ा की पकड़ नहीं थी कि वो मार खा खा के निडार था। प्रिंस ने संभाला हुआ था। आपको बहुत वीकनेस हो गई है, आप हलवा खाएंगे तो ताकत आएगी। तो निज़ा ने फ़ौरन कहा, मैं अभी खाऊंगा। वो खोल लेते हैं। निज़ा का दायां बाजू टूटा था। प्रिंस परेशान थे कि वो कैसे खाएगा। मैं खिला दूँ, वो पूछते थे और फिर निज़ा के हाँ कहने पर उसे सारा खिला दिया। मेरा हजम हो जाएगा आपके, निज़ा मुस्कान से बोला। तो प्रिंस को काफ़ी हौसला हुआ। मैं रात रह जाता हूँ, वो बोले। नहीं, उज्जवल डिस्टर्ब होगा, निज़ा ने मना किया। मुझे आज्ञा दें। थैंक्स आने और कैरेट पुडिंग लाने का, निज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो तेज़ी से बाय कहकर बाहर निकल गए। कोई है, निज़ा ने ज़ोर से कहा। तो एक मेल अंदर आया। आज का न्यूज़पेपर ले आओ। वो ले आया और निज़ा को खोल कर दिखाने लगा। तो निज़ा बुरी तरह खोल उठा के सारे तमाशे की अच्छी खासी तस्वीर के हमरा स्टोरी बनी हुई थी। तभी तो प्रिंस कह रहे थे, यहाँ दांत लगा है। निज़ा तप कर बोला। निज़ा उज्जवल के सीने से लगा सिसक रहा था। उज्जवल मुझे कहीं ले जाओ ना, यहाँ से दूर, ये तो मुझे जान से मार देंगे। उज्जवल भी रोने लगा। निज़ा अच्छा हुआ प्रिंस आ गए, मैंने नहीं कहा है कल डैड को भी लेकर आए। मैं कल रात पूना चला जाऊंगा, वो तुम्हारे पास रहेंगे। ये मैंने उन्हें कहा है कल मेजर जलियान को भी लेकर आए। मैं कल रात पूना चला जाऊंगा, वो तुम्हारे पास रह जाएंगे। ये मेजर कौन है, निज़ा ने पूछा। तो उज्जवल बोला, प्रिंस बता रहे थे डैड भी आना चाहते थे, मैंने मना किया कि पहले मैं मिलाता हूँ। तो मैंने कहा आप कल उन्हें भी ले आइएगा। गुड, ये अच्छी न्यूज़ है। मंजर बदला, जलियान आए, निज़ा को सीने से लगाकर प्यार किया। जलियान वतन नारायण के आपस में थे और उनसे अच्छे खासे उलझ रहे थे कि ज्वाला आ गई तो उसे थप्पड़ मारे और बेशरम बेहया कहा। वतन नारायण ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। वतन नारायण किशन से उलझ रहे थे। तो मुझे क्या कहते हैं, मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर। वो तब कर बोला। उसे लेकर आओ, वो जोर देकर बोले। नहीं जाता, वो आर्मी के कब्जे में है। वतन नारायण ने मुकेश जी से कहा। वो गए। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। मुकेश जी, मैं इंजर्ड हूँ, निज़ा नकाहत से बोला। निज़ा तुम जान से बच गए हो, अब हॉस्पिटल में रहना फजूल है, बेड रेस्ट हेडक्वार्टर में भी हो सकती है। उन्होंने उठाया और जूते पहनाने लगे कि जलियान आ गए। दादा, निज़ा बहुत घायल है, वो बेसब्री से बोले। तो मुकेश ने एक नज़र देखा। जलियान, मैं कोमल बदन हूँ बट खदर मुझे रास है, मखमल पर निगाह नहीं जम कर देती और मुझे सांस की एलर्जी हो जाती है। सो
निज़ा ने भी मुकेश जी को बगौर देखा और बिल्कुल हरकत करने से इनकारी हुआ। उठो निज़ा, वो हाथ पकड़ कर उठाते हैं तो निज़ा लहरा कर उनकी बाहों में जा गिरा। मैं नहीं चल सकता। निज़ा बिल्कुल ढीला पड़ गया था। मेजर, मुझसे तो निज़ा संभाला नहीं जा रहा। मुकेश जी ने मदद के लिए कहा। तो आप कैसे लेकर जाएंगे? जलियान ने सहारा दिया। वाइफ हमरा हैं, आप गाड़ी तक ले जाएं। जलियान ने गाड़ी की बैक सीट पर निज़ा को लिटा दिया। मुकेश जी हैदराबाद छोड़कर चले गए। निज़ा ने फौरन घर फ़ोन मिलाया तो युगल लाइन पर था। युगल बापू, ये मुकेश दादा कौन है? युगल हंस पड़ा तो नारायण भाई ने मुकेश जी को भेजा। वो हंसते हुए बोला, युगल बापू, आप लोग सब क्या गैब का इल्म रखते हैं? अखिल को सिरा पकड़ाओ तो वो सारी डोर लपेट लेता है। स्वीट आर्ट आम सी लॉजिक है। समझा देता हूँ कि कमांडर वतन नारायण ने तुम्हें टारगेट बनाया और उनकी दौड़ भाई जी तक है। अब भाई जी पकड़ाई नहीं देते तो उनके बाद हिंदुस्तान में मुकेश कुमार जी बचते हैं। प्रिंस इयादत के बहाने राह और रस्मों बढ़ाने आए तो उज्जवल को मेजर जलियान का दाना डाल गया। उज्जवल ने दावत दे डाली। अब कब्र तक प्रिंस तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। नारायण अंकल में कभी कोई नया बंदा आया ही नहीं। ये बरसों में आपस में ही खप खपा गए हैं। तुम वायद आए हो तो कमांडर नारायण के साथ साथ अब आर्मी भी तुम्हारी ताक में रहेगी और भाई जी की दोनों को सपोर्ट है। उनका आर्मी और सिक्योरिटी दोनों पर होल्ड है। कमांडर नारायण भाई के वो रक्षक और आर्या के निगरान हैं। युगल ने महजूज होकर उससे बताया। निज़ा ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन मैरी आई। हाय निज़ा, ठीक हो? निज़ा उसे देखने लगा। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? रोज़ मुझे वाशरूम का मसला था, अब नहीं है। मैं आराम से जा सकता हूँ, उल्टे हाथ से खा भी लेता हूँ। वो कहने लगा। मतलब? मैरी हैरानी से बोली। रोज़ तुम कब जाओगी फार? निज़ा ने सवाल कर दिया। अभी तो आई हूँ। निज़ा बेड से नीचे उतर आया। तो फिर मेरे साथ चलोगी? चलूंगी, मैरी ने बेख्तियार कहा। गुड, ये हुई ना बात। जियो, मेरे कुछ कपड़े निकाल लो अलमारी से। मित्रों, मैरी ने कपड़े निकाले और हेलीकॉप्टर में फ्यूल रखा और निज़ा के हमरा बॉर्डर क्रॉस कर गई। जाना कहाँ है? रास्ता बताओ, उसने पूछा। निज़ा सोचने लगा, फिर सीट से टेक लगा दी। जिस रास्ते पे मर्जी है तैयारा डाल दो। मैरी ने कुछ सोचा और हेलीकॉप्टर सीधा करते हुए बोली, रूस चलते हैं कि मेरा भी रिस्क वहाँ रहता है। मित्रों, रूस की सरहद पर आकर वो तैयारा मोड़ लेती है तो निज़ा बुरी तरह चौंक गया। क्या हुआ? मगर मैरी ने तैयारा पेरिस की राह पर डाल दिया। निज़ा, किशन तो मेरे लिए नामहरम हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान नाता कोई नहीं है और ये विदेशी की सरजमीन है और मुझे विदेशी से बड़ी हया आती है। अगर कल को मेरा उसे सामना होता है तो वो ज़रूर कहेगा, एक नामहरम के साथ मेरे घर क्यों आई थी? अगर ताउस मेरे साथ आए तो हमारा नाता है कि वो मेरा कुलीग है। आर्मी और सिक्योरिटी तो रुई और आग की तरह आपस में दुश्मन है। नीचे उतारो हेलीकॉप्टर। निज़ा बड़ा अपसेट हुआ। मैरी ने वहीं लैंड कर दिया। निज़ा दूर चला गया। मैरी ने रात अकेले तैयारे में गुजार दी। सुबह हुई, वो उसे तलाश करने निकली तो वो एक जगह पड़ा था। मैरी पास बैठ गई। निज़ा, तुम हिंदुस्तान में भी अपसेट थे, यहाँ भी यही हाल है। तुमने मुझे एक अधूरी दास्तान सुना के शांत किया हुआ है। उस वाक़े के बाद मैं रूस की सरजमीन से और भी हया करने लगी हूँ। सो मेरा मन नहीं माना, तुम्हें अपना समझकर मैंने शेयर कर दिया। मुझ में भी तुम्हारे साथ वहाँ जाने का हौसला नहीं है। अब घर से आए हैं तो चलो कहीं चलते हैं। मेरा मन भी बहल जाएगा कि मुझे भी अब तुम्हारे साथ की आदत सी होने लगी है। मैरी के लहजे में बड़ा गम था। निज़ा देखता रहा। ठीक है, जो तुम कहती हो। निज़ा ने हामी भरी। मैरी ने एक तवील सांस ली और बोली, तो निज़ा फिर मुझसे एक बात तय करो। क्या तय करूँ? निज़ा हैरान हुआ। देखो, जिस तरह तुमने खाने का सारा होल्ड मुझे तय किए बगैर दे दिया, इसी तरह हर काम में मैं लीड करूंगी तो मुझे फॉलो करोगे। बोलो, मंजूर है? तो निज़ा की बेख्तियार निकलने वाली हंसी से सारा माहौल गूंज उठा। वो तो मैं पहले ही समझ गया हूँ, सो अब तय भी कर लेता हूँ। हाँ, सुना ज़रूर है कि कहीं ऐसी नारियाँ बसती हैं जो मर्दों को फॉलो करती हैं और उनकी खिदमत गुजार होती हैं, पर देखी नहीं कि आँख खोली तो बापू जी को कले की खवातीन के हुक्म की बजा आवरी पर कमर बस्ता पाया। कले से निकला तो कटे बालों वाली जंगली शेरनी के पैरों पर पड़ते बड़ी बड़ी हस्तियों को पाया। मैरी भी हंसने लगी। तो फिर आज से तय है कि मैं जो भी करूँगी कहूँगी वही अथॉरिटी होगा। ठीक है, ठीक है। अथॉरिटी ही नहीं, पूरा बोर्ड होगा, बल्कि बिल बोर्ड होगा, जिस पर अखिल ना जाने किस जन्म का गुस्सा निकालने के लिए मेरी पिक्चर लगाकर मेरे बाजू हड्डियाँ तोड़वाता रहता है। निज़ा खास से जिंदा दिली लहजे से बोला तो मैरी हंस पड़ी। दोनों फ्रांस चले गए। निज़ा का प्लास्टर उतर गया और मैरी को कॉल हुई तो वो निज़ा के हेलीकॉप्टर पर चली गई। निज़ा बाय एयर वापस आ गया तो जाल बिछे थे, वो रगड़े खाता रहा। तो उसने अक़वाम मुत्तहिदा से जाकर अपील की तो मुकेश जी को वहाँ बुलाया गया और वार्निंग देकर भेजा गया। तो वतन नारायण ने चुप साध ली। निज़ा से बला टल गई थी, चाहे वक्ती तौर पर ही, मगर बला टल गई थी।